आप सभी बोल रहे थे कि हमारा एक्सरसाइज द्विघात समीकरण छूट गया है, ठीक है। तो आज लेकर आए हैं द्विघात समीकरण। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं और या कोचिंग में पढ़ते हैं, आपका छूट गया है, ठीक है, तो आप आसानी से इसको कवर करेंगे, ठीक है। आप खासकर आप लोग के लिए बना रहे हैं, दोनों लोग का, जो कोचिंग में पढ़ते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए द्विघात समीकरण होता क्या है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात बहुपद आप पढ़े होंगे, तो द्विघात सिंपलेस्ट टर्म होता है, उस सिंपलेस्ट टर्म को 0 के बराबर करेंगे तो वो बन जाता है समीकरण, ठीक है। इसमें समीकरण क्या होता है, कोई भी टर्म है, आप देखिए x प्लस b है, इसको 0 कर दिए, अगर 0 नहीं करते हैं तो इसको समीकरण नहीं कहा जाएगा, इसको बहुपद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जैसे बहुपद में पढ़े होंगे, आप कहिएगा कि सर ये द्विघात समीकरण लिखे हैं, आप बहुपद का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुपद से ही ये समीकरण को देखना है, तो x प्लस b ये रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक। ax स्क्वायर bx प्लस c ये कहते हैं द्विघात। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद, 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 ठीक है बाबू। क्या इसको एक और नाम है, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, ठीक। ये ax³ bx स्क्वायर cx प्लस d, इसको कहा जाता है त्रिघात बहुपद, ठीक है। इतना तो जानकारी आपको होगा। तो इतना अगर जानकारी होगा, इसको कहते हैं एक घातीय बहुपद, चाहे रैखिक बहुपद, इसको द्विघात बहुपद, इसको त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो एक घातीय बहुपद हो तो अगर हम इसको 0 करते हैं तो ये समीकरण बन जाता है। तो हम लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात, घात मतलब होता है जिसका पावर, द्वि मतलब होता है 2, इसका पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। और 2 होने के अलावा उसके इक्वेशन को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जब इक्वेशन 0 होता है तो बोलते हैं ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का डिफिनेशन लिखेंगे कि ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 को क्या कहते हैं? द्विघात, द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां इसमें बाबू ये बात लिखना जरूरी है कि a इज नॉट 0, ये 0 के बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे a 0 के बराबर हो जाए तो ये द्विघात समीकरण न होगा। द्विघात समीकरण न होकर के ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक। तो देखिए x स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 है, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। यही अगर कंपैरिजन करें, ध्यान से समझिएगा, 3x स्क्वायर 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 आया। अगर आप कंपैरिजन करेंगे इससे कंपैरिजन करेंगे x स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से, तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा? एक की जगह पे क्या मिलेगा? एक की जगह पे क्या मिलेगा? 3। a का वैल्यू 3 होगा और b का वैल्यू क्या होगा? 6। तो b का वैल्यू क्या होगा? 6 और c का वैल्यू क्या होगा? 9 है बाबू। तो c का वैल्यू क्या मिलेगा? 9। तो ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे a, b और c का वैल्यू, यानी जितने भी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, जहाँ नॉट इक्वल टू 0 और a, b, c अचर राशियां हैं। कौन राशियां हैं? अचर राशियां है, अचर राशियां है। ध्यान दीजिए, ये अचर राशि है, लेकिन 0 भी तो खुद अचर राशियां है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 0 को नहीं लेना है। 0 को छोड़कर कोई भी कांस्टेंट टर्म आप ले सकते हैं, तो इसको कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। आशा करते हैं कि इस चीजों को आप समझते होंगे, ठीक है। तो देखिए a इक्वल टू 3 हुआ, b इक्वल टू 6 हुआ, c इक्वल टू 9 हुआ, इतना क्लियर हो गया। अब द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, ठीक है, समझना है। द्विघात
घात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल को एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। क्या होता है? एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, ऐसे माना जाता है। तो इसका समीकरण जब निकालेंगे, द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। सपोज कीजिए कि एक घात के लिए, एक घात समीकरण, एक घात समीकरण के लिए, एक घात में कितना मूल होता है? पावर पर डिपेंड करता है। पावर जितना होगा मूल उतना होगा, पावर जितना होगा मूल उतना होगा। पावर 2 है तो मूल कितना? 2। शून्य कितना? 2। पावर 1 तो मूल कितना? 1। पावर 3 तो मूल कितना? 3। पावर 4 तो मूल 4। पावर 5 तो मूल 5। और पावर n हो जाए तो मूल कितना? n। ठीक है। n मतलब होता है जितना आप सोच रहे हैं ऊपर, x के वैल्यू जितना सोच रहे हैं उतना पावर हो जाएगा। ओके। तो एक घात समीकरण के लिए जिस तरह से द्विघात समीकरण के लिए ये मिलता है बाबू, ये लिखते हैं। एक घात के लिए एक ही ना आएगा, x माइनस अल्फा आएगा। x माइनस अल्फा बराबर 0 लिखेंगे एक घात के लिए। क्या? किसके लिए? एक घात के लिए। द्विघात के लिए, द्विघात के लिए अल्फा के साथ बीटा आ गया, दो मूल है तो दो मूल घटाएंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब तेरी घात आ जाए बाबू, तेरी घात तो यही हो जाएगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्वल टू 0। अगर चार घात आ जाए, चतुर्घात आ जाए, चार घात, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसको भी समझना है आपको। तो द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा होता है, जिसको इसके समीकरण को x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के रूप में दर्शा सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला प्राप्त होगा। उस फार्मूला का नाम क्या होगा समझते हैं। x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर क्या होगा? x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, और x में बीटा से गुणा करेंगे बाबू तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो x बीटा क्या होगा? x बीटा माइनस अल्फा में x से तो माइनस अल्फा x, माइनस अल्फा x, माइनस अल्फा में से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। समझ गए? अब देखिए इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, दोनों में माइनस दिया गया है। जब दोनों में माइनस है हम क्यों ना माइनस कॉमन ले लें, x भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ रिजल्ट देखने को मिलेगा x स्क्वायर माइनस x कॉमन लिए हैं तो बाबू यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा मिलेगा, बीटा प्लस अल्फा बराबर ना प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो बराबर x स्क्वायर माइनस हम अल्फा बीटा थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं, तो x अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मिला बाबू, ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। क्या हुआ? द्विघात समीकरण। कब कब? जब आपको गिवन रहे, ये दिया हुआ रहे अल्फा बीटा दिया रहे, अल्फा इंटू बीटा दिया रहे, तो द्विघात समीकरण निकालना है। ये बहुत भी टर्म है और एग्जाम में ये सब बातें पूछे जाते हैं। एक प्रश्न जरूर इससे मिलता है आपको। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, इसके लिए अभी फॉर्मूला अभी हम आपको बता। तो इसमें मूलों का योग, इसमें आएगा मूलों का योग, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्लियर? तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, इसका फार्मूला होता है सी बाई ए, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। यही फार्मूला याद करना है।
आपको ये छोटा छोटा बातें याद करना है, समझना, याद नहीं करना है। मैथ्स जो ऐसा सब्जेक्ट है रटा नहीं मारना है, रटा मारिएगा तो घटेगा। तो मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जिसको क्या करिएगा, आप समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब जोड़, गुणनफल मतलब गुणा, योग मतलब जोड़ कहिए, गुणनफल मतलब गुणा कहिए, अंतर मतलब घटाव कहिए, और भागफल मतलब क्या कहिएगा, भाग। तो जहां जहां ये सब बातें आए कि योग का है, गुणनफल का है, अंतर का है, भागफल का है, तो आप समझ जाएंगे कि योग मतलब प्लस होता है, गुणनफल मतलब गुणा होता है, और अंतर मतलब घटाव होता है, और भागफल मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो यहाँ पे योगफल कह रहा है चाहे योग कह रहा है, इसको समझेंगे अल्फा प्लस बीटा जोड़ हो रहा है, ठीक है। द्विघात समीकरण है क्योंकि मैक्सिमम घात क्या है, 2 है। जब मैक्सिमम घात 2 रहे तो द्विघात समीकरण, 3 रहे त्रिघात, 4 रहे चतुर्घात, 5 रहे तो पंचघात, 6 रहे तो छघात, 7 रहे तो सातघात, 8 रहे तो आठघात, जितना सोच रहे उतना रहे तो उतना घात, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। इस पर प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर 6x प्लस 16x प्लस 9 इक्वल टू 0, इतना है, समझ लीजिए। इतना वैल्यू दिया है, कोई द्विघात समीकरण है। तो आपको करना है क्या, इसमें आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, और निकालना है अल्फा इंटू बीटा, 2 चीज निकालना है। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। जब अल्फा प्लस बीटा की बात किया जाए तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए, चाहे अल्फा इंटू बीटा निकालिए, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ए, बी और सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा बाबू। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 3, और बी का वैल्यू क्या है 16, और सी का वैल्यू क्या है 9। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी यानी कि माइनस 16, भाई ए का वैल्यू क्या 3, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, सी का वैल्यू क्या है 9, ए का वैल्यू क्या है 3, कटने वाला तो कटा दीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या 3, आंसर हो गया, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, समझ गए। तो अब देखिए इतना तो समझ गए। अब आता है विवेचक, क्या आता है विवेचक या विविधकर, विवेचक या विविधकर, ठीक है। इसका सूचक होता है डी, क्या सूचक होता है डी। तो द्विघात समीकरण का ही ये पार्ट है। तो विवेचक महोदय का ही नाम होता है विविधकर, क्या नाम होता है विविधकर। एक ही व्यक्ति का कुछ कुछ नाम होता है, टिंकू रिंकू टिंकी मिंकी जो भी हो, एक व्यक्ति का घर का नाम, एक स्कूल का नाम, एक फ्रेंडशिप में नाम, कोई बिगाड़ देता है नाम, ठीक है। तो वही है, तो इसका नाम है विवेचक, इसको विविधकर भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो अब देखिए ये अगर दिया रहा है ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, तो एक फार्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका प्रॉपर्टी होता है, 3 प्रॉपर्टी होता है, तीनों प्रॉपर्टी समझेंगे। तीनों प्रॉपर्टी में d का मान अगर हम निकालते हैं, d का मान प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, ठीक है। d का मान प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो d का मान, पहला कंडीशन कि d का मान ग्रेटर देन 0 यानी कि प्लस में 0, ठीक। दूसरा कंडीशन d के मान माइनस में 0 लेस देन 0 यानी माइनस में 0, और c d के मान बराबर 0 यानी कि लड्डू हो। इतना 3 कंडीशन समझना है कि d का मान 0 से बड़ भी हो सकता है, छोट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो अगर ऐसे कंडीशन दिखाई दे तो इसका प्रॉपर्टी कहता है कि जब 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा वास्तविक एवं असमान होगा,
मूलों की प्रकृति पहचानना है, ठीक है, इसके लिए कंडीशन है। अब ये माइनस में होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक के आगे लगा देंगे अवास्तविक, क्या लगा देंगे, अवास्तविक एवं असमान, अवास्तविक एवं असमान होगा। अब डी बराबर 0 हो, 0 आ जाए तो मूल बराबर होगा, मूल बराबर होगा, ठीक है। इसके मतलब का समझे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो x का मान 2 को निकलेगा और दोनों अलग अलग निकलेगा, x का मान 2 को निकलेगा अलग अलग, तो इसलिए असमान कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, असमान। इसमें भी मूल 2 अलग अलग निकलेगा, माइनस में आंसर अलग अलग निकलेगा, डी का मान 0 आ जाएगा तो मूल दोनों समान निकलेगा, यानी कि अल्फा बीटा दोनों मान क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी इसका मान x का मान 2 ही आएगा, समझ गए। तो ये कंडीशन, ये बहुत हेवी कंडीशन है तीनों, ठीक है। इस कंडीशन से एक प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में सीधे उठा कर देता है, ठीक है, या सब्जेक्टिव में आपको मूलों की प्रकृति पूछेगा, या मूलों का विवेचक ज्ञात करें, ये द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें, विवेचक पूछ देगा। इसमें से एकदम आना है तो आना एग्जाम में 3x² 2x + 3 4x + 3 0 का विवेचक ज्ञात करें, इसका विवेचक ज्ञात करना है। a का मान क्या होगा 3, b का मान क्या होगा 4, c का मान 3। जब d निकालेंगे तो b² माइनस क्या होगा 4ac, d b का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 3, चौका 16, 3 के 9 चौका 36, यानी 16 में से 36 गया, बोलिए कैसा, 16 में से 36 गया, 36 में से 16 गया 20 आएगा, तो डी का मान -20 आ गया, ठीक है। तो विवेचक निकल गया, क्या निकल गया, विवेचक। अब पूछा जाए कि इस मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। अगर इसी क्वेश्चन को कह दिया जाए मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, तो मूलों की प्रकृति, ये डी का मान प्लस में है कि माइनस में, माइनस में। डी के मान अगर ग्रेटर देन 0 के, लेस देन 0 के, बराबर 0 के, तो डी का मान ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 का है 0, तो ग्रेटर देन 0 कहेंगे 0 से बड़ा पॉजिटिव में कहेंगे, डी लेस देन 0 इसको निगेटिव में कहेंगे, इधर माइनस की ओर, ठीक है। और डी बराबर 0 यहीं पे, तो डी बराबर 0 यहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा डी ग्रेटर देन 0, इधर मिलेगा डी लेस देन 0, ठीक है। तो ये डी ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, क्या है, लेस देन 0 है ना, डी का मान लेस देन 0 लिखेंगे, चूंकि डी लेस देन 0 इसलिए मूल अवास्तविक एवं असमान होगा, समझ गए। तो अगर मूलों का प्रकृति कह दे तो यहाँ से एक स्टेप बढ़ा देंगे, रास्ता यही रहेगा, यहाँ तक विवेचक कहे तो यहाँ तक आ जाना है, मूलों की प्रकृति कह दे इसी क्वेश्चन को यहाँ तक चलाना है, बढ़ा देना है यहाँ तक, ठीक है, समझ गए। अगर विवेचक कहे तो यहीं तक रखना है, अगर इसी क्वेश्चन को कहे मूलों की प्रकृति तो यहाँ तक आ जाना है, ठीक। तो यहाँ इसको उतार लीजिए, हम इधर प्रश्न देते हैं, 2 दर्जन क्वेश्चन देते हैं, 2 दर्जन क्वेश्चन आप बना कर दिखाइएगा, कमेंट में सबका आंसर लिखिएगा, हम चेक करेंगे, ठीक है। हे बढ़िया हाँ, तो ऋषिकेश के हो।